तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना शुक्र धातु। ठीक है, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि आज हम पढ़ेंगे अपना शुक्र धातु। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे आज अपना। जैसे इसमें जो मेंशन टॉपिक है, निरुक्ति, इसकी व्युत्पत्ति, पर्याय, स्थान, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। बाकी रफली बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है निरुक्ति कि निरुक्ति क्या है। अच्छा, कभी कभी एक्चुअली एग्जाम में क्या आता है ना कि ये भी आ जाता है कि निरुक्ति और व्युत्पत्ति, इनको एक लॉन्ग क्वेश्चन में ले लेगा कि एक्सप्लेन शुक्र धातु विद निरुक्ति एंड व्युत्पत्ति। ठीक है, तो इसलिए निरुक्ति बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी पड़ जाती है। तो इसमें आता है कि सूच धातु में रक प्रत्यय लगाने पर, सूच क्या है, धातु, जैसे हमने धातु रूप पढ़े थे ना, तो उसमें सूच एक धातु है। इसमें रक प्रत्यय लगाने पर शुक्र शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है शुद्ध और निर्मल। मतलब कि सूच धातु था, उसमें हमने रक प्रत्यय को लगाया और रक प्रत्यय को लगाने के बाद हमारा शुक्र शब्द निष्पन्न हुआ, और जिसका अर्थ होता है, इट मीन्स होता है कि शुद्ध और निर्मल। शुद्ध मतलब जो बिल्कुल जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, वही है शुद्ध एंड प्योर। ठीक है, अब इसकी आती है ये निरुक्ति है वीर्यते विक्रांते। वीर्यते विक्रांते से वीर्य शब्द निष्पन्न हुआ, इट मीन्स कि उससे उसकी उत्पत्ति हुई, और जिसका अर्थ होता है विक्रांत का अर्थ होता है बल। तो अगर निरुक्ति में आ जाता है तो इतना भी लिख सकते हो कि वीर्यते विक्रांते, क्योंकि वीर्यते विक्रांते ही हमारा क्या है, इसका वीर्य विक्रांते इसके मीन्स है बल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी व्युत्पत्ति कि इसकी व्युत्पत्ति की कहाँ से ओरिजिन हुई है। इसका शुक्र धातु में जल महाभूत की प्रधानता, बिकॉज शुक्र में फ्लूइडिटी का जो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसलिए शुक्र धातु में जल की प्रधानता होती है। यहाँ बोला ना शुक्रम आप्यम, आप्यम ही हमारा जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि क्लेदन करने वाली, अर्थात क्ली सूची क्लेदन है, मतलब क्लेदन करने वाली होती है, था जल महाभूत से उत्पन्न होता है क्या, शुक्र। ठीक है, देन इसके पर्याय आ जाते हैं। तो पर्याय में आपको ये इसको श्लोक याद करना इतना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। पर्याय में मीन्स इसके सिनोनियम्स क्या क्या है। तो शुक्र का क्या सिनोनियम है, तेज हो गया, रेतस हो गया, बीज एंड वीर्य, तो ये आप इसके सिनोनियम्स लिख सकते हैं। देन हमारा आता है यहाँ पर कि शुक्र के स्थान। तो आचार्यों ने बोला कि शुक्र धातु शरीर सर्व शरीर में विद्यमान रहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। तो शुक्र धातु हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। जिस प्रकार इक्षु में से ईख होता है, जिस प्रकार इक्षु में रस, दही में घृत, तेल में तेल विद्यमान रहता है, उसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय युक्त शरीर अंगों में सर्वत्र स्पर्श इंद्रिय युक्त वो ऑर्गन हमारी बॉडी के जिनको स्पर्श करते हैं, या फिर अपोजिट जेंडर जिन बॉडी पार्ट्स को अगर टच करता है तो उससे बॉडी में स्टिमुलेशन होता है, तो उनके लिए बोलते हैं स्पर्श इंद्रिय युक्त शरीर अंग में सर्वत्र, जहाँ पर संपूर्ण शरीर में स्पर्श ज्ञान युक्त अंगों से शुक्र विद्यमान रहता है। वो बॉडी ऑर्गन जिनको अपोजिट जेंडर का अगर कोई भी उसको स्पर्श करता है तो बॉडी हमारी स्टिमुलेट होती है। ठीक है, शुक्र स्त्री पुरुष के सहयोग से चेष्टा, संकल्प और पीड़न द्वारा उसी प्रकार बाहर निकलता है जिस प्रकार आर्द्र वस्तु को दबाकर निचोड़ देने से। वो बोला कि जैसे एक स्त्री और पुरुष हैं, अगर उनकी सहयोग की चेष्टा लाइक वो दोनों मिल रहे हैं, तो उनका स्पर्म जो शुक्र है वो उस हिसाब से रिलीज होता है जिस हिसाब से हम किसी गीले कपड़े को निचोड़ते हैं और उससे पानी निकलता है। ठीक है, तो वही बोला है कि जिस प्रकार आर्द्र वस्त्र को मतलब गीले कपड़े को दबाकर निचोड़ने से जल का स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बहुत सारा कंटेंट दे भी रखा है, जैसे शुक्र टीकाकार चक्रपाणी ने इक्षु मतलब वही ईक आदि को 3 दृष्टांतों से शुक्र बाहिर्गमन हेतु प्रयत्न को स्पष्ट किया, अर्थात चेष्टा, संकल्प, प्रपीड़न, स्त्री पुरुष सहयोग से अल्प, मध्यम या महाप्रयत्न को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो वही होता है कि स्त्री पुरुष संकल्प, चेष्टा और प्रपीड़न से हमारे शुक्र का श्राव होता है। इक्षु से रस निकालने की प्रक्रिया मध्यम यत्न पूर्व से होती है, दही से घृत सहज भाव से अल्प प्रयत्न से ही निकल आता है। इसी प्रकार कभी कभी अल्प चेष्टा या संकल्प आदि से शुक्र का श्राव होता है, जैसे तिल से तेल का दृष्टांत देते हुए महाप्रयत्न को इंगित किया गया है। इस पर इसको ज़्यादा इतनी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना ये कि बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति। क्या बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति होती है, क्या उस टाइम शुक्र बॉडी में उपस्थित होता है? तो ऑब्वियस है कि उस टाइम पर हमारी बॉडी में शुक्र उपस्थित रहता है, बिकॉज वो अव्यक्त अवस्था में रहता है। अव्यक्त की हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है वही चीज़, लेकिन वो क्या है कि वो अपना प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रही है। एक उसका टाइम होता है, तो उस टाइम पर आकर के वो अपना जो इफेक्ट है उसको शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि शुक्र धातु बाल्यावस्था से ही, यह शुक्र धातु बाल्यावस्था से ही उपस्थित रहती है, परंतु अव्यक्त रूप में। अव्यक्त रूप है कि वो एक तरह से बोल सकते हैं कि हाइड है, भी छुपा हुआ है। जैसे कि एक पुष्प होता है ना, उसको खिलने से पहले
पुष्प में सुगंध नहीं होती, मतलब फ्रेग्रेंस नहीं होती, और जैसे हमारा पुष्प खिल जाता है तो उसमें फ्रेग्रेंस आ जाती है। उसी प्रकार से इसमें बताया कि शुक्र धातु बाल अवस्था में उपस्थित तो रहती है परंतु अव्यक्त अवस्था में रहती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में अगर फूल में फ्रेग्रेंस नहीं होगी तो वो उसके फ्लावर के खिलने के बाद भी नहीं होगी, तो उसमें फ्रेग्रेंस होती है लेकिन वो अव्यक्त अवस्था में रहती है। ठीक है, किसी भी भाव को यदि सत्ता हो तभी वह व्यक्त होती है, कह रहा है ना, किसी भी भाव की सत्ता हो, इट मीन्स वो प्रेजेंट हो तभी उसकी सत्ता होगी। ठीक है, तभी वह व्यक्त होगा, मतलब कि वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि अर्थात जैसे पुष्प की कली में सुगंध नहीं आती परंतु जब वह कली खिल उठती है तो सुगंध आने लगती है, इसी प्रकार शुक्र की स्थिति है, कली में सुगंध अव्यक्त रूप में रहती है। ठीक है, कि जो कली है, जो बर्ड्स है, तो उसमें जो सुगंध है, जो फ्रेग्रेंस है, वो अव्यक्त अवस्था में है। ठीक है, परंतु कली के परिपक्व हो जाने पर, जब मैच्योर हो जाती है कली, परिपक्व रूप में खिलने से वह सुगंध प्रकट हो जाती है। जैसे परिपक्व रूप से वो जब जो कली है वो परिपक्व हो जाती है, जब मैच्योर हो जाती है तो पुष्प के खिलने पर वह सुगंध प्रकट करती है। इसी प्रकार बालकों में भी यह शुक्र अव्यक्त रूप में रहता है और युवा अवस्था प्राप्त होने पर उसकी क्रियाएं प्रकट होने होती है, कि मैच्योरिटी की जो स्टेज आ जाती है उसमें जाके फिर वो प्रकट होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि अर्थात जिस प्रकार फूलों की कली में स्थित गंध के बारे में यह कहना कठिन होता है कि गंध है या नहीं, क्योंकि कली में गंध का पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये कहना कठिन हो जाता है कि उसमें गंध है कि नहीं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उपस्थित भाव की अभिव्यक्ति होती है, केवल सूक्ष्म होने के कारण वह व्यक्त नहीं होती, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस होती है उसमें होती है लेकिन वो बहुत माइक्रो अमाउंट में होती है, बहुत कम नगण्य में होती है, तो इस वजह से नगण्य मतलब कि बहुत माइन्यूट उसमें होती है, तो इसलिए वो प्रेजेंट नहीं हो पाती। अब यहाँ पे बोला है कि वही गंध पत्र एवं केसर के विकसित हो जाने पर कालांतर में प्रकट हो जाती है, मतलब जो उनके पत्र जो होते हैं ना, कैलेक्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जो कोई फूल है उसके कैलेक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, वही गंध पत्र केसर के विकसित हो जाने पर, जब कैलेक्स और कोरोला हमारे प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं तो वही गंध उसमें प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार बालकों में भी अवस्था आने पर शुक्र धातु प्रकट होती है। शुक्र का प्रादुर्भाव होता है स्त्रियों में विशेष रूप से रोमराजी, मतलब कि जैसे अगर हम वुमन की बात करें, अगर मैन की बात करें, तो जब वो पुबर्टी की स्टेज आती है, जब वो पुबर्टी की स्टेज में होता है, जैसे स्त्रियों में विशेष रूप से रोमराजी, प्यूबिक हेयर आदि, यहाँ पर स्तन गर्भाशय यौनि वृद्धि से लिया गया। ठीक है, तो ये जो बॉडी में डेवलपमेंट ये हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि बाल्यावस्था में भी शुक्र होता है, लेकिन वो किस में रहता है, अव्यक्त अवस्था में होता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो व्यक्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि शुक्र धातु शुक्रधर धरा कला। ठीक है, तो कौन सी है, सप्तमी शुक्र, इसको इतना याद रखना कि शुक्र धातु कौन सी है, सप्तमी शुक्रधर कला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इजैकुलेशन का, ये शुक्रच्युत। तो इसमें शुक्रच्युत में आपको ये श्लोक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, कि इसमें इजैकुलेशन, अगर आप जैसे आप पढ़ोगे ना, रचना शरीर पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो जैसे उसमें टॉपिक का नाम है, आई थिंक एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है वो, तो इसमें याद रखना ना, हर्ष की जो इजैकुलेशन होता है तो कब होता है, हर्षात एक्साइटमेंट, एक्सेसिव डिजायर फॉर द फीमेल, फ्लूइडिटी ऑफ सीमन, लुब्रिकेट, पिछलता, गुरुत्व, अड़ुत्व एंड प्रवृत्त। तो इनको ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेना, ये आपके लिए काफ़ी, बाकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये सारा इसी के बारे में दिया गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शुक्र धातु के गुण। ठीक है, तो शुक्र धातु का गुण क्या है, सौम्य, बिकॉज सौम्य क्यों, सौम्य किसका सिनोनियम है, तो सौम्य हमारा जल का सिनोनियम है, और सौम्य इसलिए बोला क्योंकि इसमें जलमावूत की प्रधानता होती है। ठीक है, क्योंकि जल की वजह से इसमें फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, ये बोला कि फलदायक संतान उत्पादन शुक्र के गुण लक्षण बताते हैं, 4 ने कहा है हमारे। तो हम नेक्स्ट ये पॉइंट देखेंगे कि शुक्र धातु के गुण आपको याद करने। ठीक है, जैसे ये श्लोक है, बहलम मधुरम स्निग्धम आविश्रम गुरु पिछलम शुक्ल बहुचा या शुक्रम फलवत असंशय। ठीक है, तो ये बहलम जो शुक्र होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। इसके गुण पढ़ रहे हैं, शुक्र के गुण। तो बहलम मतलब शुक्र हमारा गाढ़ा होता है, मधुर मतलब श्वेत होता है, मधुर मतलब कि जो मधुर गंधे वाला है, स्निग्ध आविश्रम, स्निग्ध जो हमारा स्निग्ध होता है, जो लुब्रिकेट जैसा। ठीक है, आविश्रम मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, गुरु होता है मतलब कि भारी होता है शुक्र, और हमारा विस्कस होता है। ठीक है, पिछलम, शुक्लम मतलब श्वेत बाण वाला, बहु अधिक मात्रा में, चा, फिर इसको पढ़ेंगे चा या छु शुक्रम, चाया, जैसे मैंने इसको करा ना, चाया छु शुक्रम फलवत आसंसन। ठीक है, तो यहाँ पर बता है बहल मीन्स गाढ़ा रस, तो बोलेंगे बहलम मधुरम स्निग्धम आविश्रम गुरु पिछलम शुक्लम बहुचा या चा शुक्रम फलवत आसंसन। ठीक है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करें कि आविश्र दुर्गंध रखता था, पिछले विस्किस शुक्ल मतलब सफ़ेद वर्ण वाला, और बहु मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, आदि गुणों से जो युक्त शुक्र होता है वो संतान उत्पत्ति में, मतलब संतान उत्पत्ति में हेल्प करता है और संतान उत्पत्ति के लायक होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस फॉर द फर्टिलिटी फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सीमन एंड द सीमन एनालिसिस। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग सीमन में अगर फर्टिलिटी के लिए क्या क्या वो होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वो यहाँ दिया कि जो शुक्र है, ये पूरा टॉपिक से यहाँ पर दे रखे मेंशन की, शेप ऑफ स्पर्म मोर देन 50% है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म मोर देन 50%, पीएच इसका
इट मीन्स इन्फेक्शन, मतलब उससे कम है तो द वॉल्यूम मोर देन 2 ml, द लिक्विफैक्शन 15 से 20 मिनट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इसको आप एक बार देख लेना। और नेक्स्ट हमारा एक और आता है शुद्ध शुक्र का स्वरूप। अगर आप पढ़ोगे उसको, अगर आप रचना में जैसे देखोगे तो आपको कई सारे श्लोक देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वाले श्लोक है तो शुद्ध शुक्र का स्वरूप है, तो ये आप याद कर सकते हो। आचार्य से श्रुत के अकॉर्डिंग स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधि च शुक्रम चंती कैचु तैलचौद्र निवम तथा। ठीक है, स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधि च शुक्रम इच्छन्ति कैचु तैलचौद्र निवम तथा। ठीक है, तो ये शुक्र के स्वरूप बताया उसका। ठीक है, कि हमारा शुक्र कैसा है। तो यहाँ पे बताया ये जैसे कि शुक्र स्फटिका जो फिटकरी होता है उसके समान हवा वाला द्रव रूप, मतलब द्रव रूप स्निग्ध मधुर, जैसे हमने उसमें शहद जैसे बोला मधुरम मधुगंध चा। ठीक है, तो शहद जैसी गंध वाला, कुछ विद्वानों ने इसे तेल के, जैसे वो लास्ट में था शुक्रम मुच्यंती तैल छोदन निवम तथा। ठीक है, तो तेल और शहद की हवा वाला भी मानते हैं। ठीक है, देन आप इस श्लोक को, एक तो ये श्लोक याद कर लेना और एक आप श्लोक कर लेना, ये जो हमारा आचार्य सुश्रुत जी ने बताया ये वाला, इन दो श्लोकों को आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे दूषित शुक्र। ठीक है, अब देखेंगे दूषित शुक्र, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना दूषित शुक्र के बारे में। जैसे जिस प्रकार से धान आदि का अन्न बीज अकाल वर्षा होने पर, अगर हमने खेत है हमारा और खेत में अगर हमारा धान पड़ा हुआ है उसमें अकाल वर्षा हो जाए, अकाल वर्षा होने से क्या होता है, जो धान है तो उन पर कीट लग जाते हैं। कीट मतलब जो हमारे जो होते हैं पेस्टिसाइड, जो होते हैं जो पेस्ट होते हैं, लाइक हमारे हो गए जैसे दीमक लग जाती है और अलग अलग तरह के जो कीड़े लग जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि हमारे जो अनाज है जो हमारे खेत में पड़ा हुआ वो ख़राब हो जाएगा और वो उगने के लायक, या फिर किसी खेत में अगर हम उसको बोते हैं तो वो अंकुरित होने लायक नहीं बचता। उसी प्रकार दूसरे शुक्र गर्भाशय में पहुंचने पर भी गर्भोत्पत्ति में हेल्प नहीं करता या फिर गर्भ उत्पादन में वो सक्षम नहीं होता। तो यहाँ पर बताया हमारे जिस प्रकार धान आदि अन्न का बीज अकाल में वर्षा होने पर क्रमिक कीट आदि अग्नि द्वारा विकृत हो जाने पर खेत में बोने पर अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार दूषित शुक्र गर्भाशय मतलब कि हमारी यूट्रस में पहुंचने पर भी गर्भ उत्पादन में सक्षम नहीं होता। ठीक है, बाकी यहाँ पर बताया ये कारण इसके बताया कि अर्थात अति मैथुन, अकाल मैथुन, अयोनि मैथुन, मैथुन में स्त्रियों को हर्ष प्राप्त ना करना, मतलब कि प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो। मैथुन से बाल्यावस्था, वृद्धावस्था एवं व्याधिग्रस्त अवस्था में मैथुन करना। अयोनि मैथुन से हस्तमैथुन अथवा पशुओं के साथ, अयोनि मैथुन से हस्तमैथुन और पशुओं के साथ मैथुन का लिया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा पूर्णता मैथुन ना करना। पूर्णता मैथुन ना करना, स्त्री के मैथुन के प्रति रुचि न होने पर, वृद्ध स्त्री के साथ गमन करने से, दिन में या प्रकाश मैथुन करने से। तो ये सारे पॉइंट हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना कि ये सारे पॉइंट उसमें बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके क्या क्या लक्षण है, दूषित शुक्र के क्या क्या लक्षण है। तो आप या तो ये श्लोक आप याद कर लेना या फिर ये कर लेना, जो आपको बेटर लगे वो वाला श्लोक याद कर लेना। तो इसमें है कि वात पित्त श्लेष्म कुड़प गंधि पूति को क्षीण मूत्र पुरी श्रेतसा प्रजा उत्पादनो न समर्था भवन्ति। मतलब जो शुक्र है वो वात दूषित होगा, पित्त दूषित होगा, कफ दूषित होगा, कुड़प गंधि जो जैसे किसी की डेथ हो गई है तो उसमें से जो स्मेल आती है तो वो कुड़प गंधि होगा। ग्रंथिल मतलब गांठदार क्लॉटेड जो हमारा होगा शुक्र तो हो गया। पूती पुई मतलब कि पुई गंध वाला, पस लाइक जैसे कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर जो पस पड़ जाता है तो उसमें से जो स्मेल आती है तो पूती पुई। देन क्षीण मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में शुक्र है वो निकलेगा। देन मूत्रपुरी रेतस, और मूत्रपुरी रेतस का मतलब ये है कि इस प्रकार की उसमें से जो हमारा सीमन होगा उसमें से गंध आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि इस प्रकार के दोषों से युक्त शुक्र संतान उत्पादन की योग्य नहीं होता। इसमें भी आगे आचार्य सुश्रुत ने शुक्र दोषों को। अच्छा, अगर आप ये वाला श्लोक देखोगे तो इसमें भी यही बताया कि फैनिलम तनु वृक्षम चाविवड़म पूति पिछलम अन्य अधातु दोष। तो इसमें भी अगर आप इसी श्लोक को याद कर लेना या फिर ये कर लेना, तो इसमें पहले होता है कि फैनिल मतलब फ्रॉती जो झागयुक्त होता है तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे बात की वजह से। ठीक है, जैसे तनु शुक्र का जो हमारा शुक्र है वो बहुत ज़्यादा पतला है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है कि रुक्ष शुक्र, जो शुक्र होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। विवाह मतलब डिस्कलरेशन ऑफ सीमन, पूतिगंध जो ही फॉलेस में लगी, एंड देन पिछल अत्याधिक पिछल हो या फिर कम पिछल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिर शुक्र धातु के कर्म। तो शुक्र धातु के अगर कर्म में हम देखते हैं तो ये वाला श्लोक याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि उसमें कभी कभी जैसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें उसके स्थान कर्म और उसके क्या क्या फंक्शन है वो सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें आप ऐड कर ये वाला श्लोक डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुक्रात गर्भ प्रसाद जा, मतलब जो शुक्र होता है वो गर्भ उत्पादन में हेल्प करता है, तो इसलिए उसने बोला है कि शुक्रात गर्भ प्रसाद जा। ठीक है, कि जो गर्भ उत्पादन में हेल्प करता है। ऐसा होती है कि इतना ही याद कर लेना काफ़ी आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखेंगे आगे यहाँ पर। ये
यहाँ पे ये बोला है कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पुरुषों के शुक्र से गर्भ उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे हमारा जो शुक्र है तो शुक्र से क्या हुआ, गर्भ की उत्पत्ति होगी, किंतु स्त्री शुक्र से नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन और आपके दिमाग में उठ सकता है, क्या स्त्रियों में शुक्र होता है या नहीं? तो ऑब्वियस है कि स्त्रियों में शुक्र होता है। जैसे आप अगर इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स के टाइम पर जो लिक्विड जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है तो वो स्त्री शुक्र होता है। तो वही यहाँ पर बताया कि धातु के कर्म बताते हैं गर्भ प्रसादक जहाँ का, तो ये इसके लिए क्या है कि जो पुरुष का जो शुक्र है वो किसमें, गर्भ उत्पत्ति में हेल्प करता है, लेकिन स्त्री शुक्र उस चीज़ में, स्त्री का जो शुक्र है वो उस चीज़ में हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट ये श्लोक अगर आपको देखना है तो देख सकते हो इसको एक बार, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देख लेना एक बार क्या जा रहा है, देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमाण कि शुक्र का कितना प्रमाण है। तो जितना प्रमाण मस्तिष्क का होता है उतना ही हमारा शुक्र का बताया कितना, अर्धांजलि। तो मस्तिष्क का प्रमाण आधांजलि होता है, उसी प्रकार शुक्र का प्रमाण भी शरीर में अर्धांजलि होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है। अब ये भी आपको श्लोक याद करना है कि शुक्र का स्रोत क्या है। तो शुक्र वाहना स्रोतसम ब्रसोड़ मूल शिवपचा। तो शुक्र का जो स्रोत है वो क्या है, हमारा ब्रसड़ है, टेस्टिकल्स है, एंड मूल शेप, और उसमें पीनस को बताया, ठीक है। तो शुक्र का स्रोत में मूल, प्रभाव, प्रतिस्थान, ब्रसड़ एवं शेप मतलब हमारे पेनिस को बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब ये बताया कि शुक्र व स्रोत दृष्टि के कारण, तो इसको एक बार देख लेना आप। शुक्र व स्रोत दृष्टि के कारण है कि अकाल योनि मतलब सेक्सुअल एक्टिव इम्प्रॉपर टाइम, मतलब गलत टाइम पर आप अगर सेक्स करें तो मैथुन से या शस्त्र अग्निकर्म से, मिथ्या प्रयोग से जो शुक्र व स्रोत होता है वो दूषित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि इसका क्या लक्षण है। तो लक्षण यहाँ पर होता है धातु पर, तो यहाँ पर ये मेन ये देख लेना। पहला होता है क्लैब, बताया यहाँ पर क्लैब मतलब होता है कि इनफर्टिलिटी, ठीक है। देन आहर्षण मतलब कि कोई प्रसन्न नहीं है, तो इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं होता। संतान में क्लीवता मतलब कि जो होते हैं ना इम्पोर्टेंसी मतलब नपुंसकता, और अल्पायु में संतान का विकृत संतान का होना। तो ये इसके शुक्र व स्रोत दृष्टि के लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शुक्र धातु की उत्पत्ति। तो शुक्र धातु की उत्पत्ति में आप ये श्लोक याद कर लेना, अस्थिनो मज्जा तत्व शुक्रम शुक्राद गर्भा प्रसाद, कि अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति होती है, मज्जा से शुक्र, और शुक्र हमारे किसमें हेल्प करता है, गर्भ उत्पादन में। तो मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, और ठीक है, और शुक्र से फिर शुक्र किसमें उत्पत्ति करता है, हमारा गर्भ में, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हमारा ये बताया कि इसमें हमारे शुक्र धातु की कैसे फॉर्मेशन। तो ये चार्ट बना के जितना भी धातु रहेंगे तो उनको चार्ट के फॉर्म में बना देना। जैसे मज्जा धातु का सारभाग, जैसे उस पर काम करती है हमारी मज्जा अग्नि काम करेगी, तो दो पार्ट में सूक्ष्म है स्थूल। फिर सूक्ष्म क्या होगा, उससे शुक्र सधर्म अंश निकलेगा, उस पर शुक्राग्नि काम करेगा, जिससे हमारा शुक्र धातु का निर्माण होगा। जैसे अपने केदारी कुल्या और क्षीर गति और खले कपूत न्याय पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर शुक्रसार पुरुष। ये शुक्रसार पुरुष का है। तो शुक्रसार पुरुष कभी कभी क्या है कि जो हमारे अष्ट सार है ना वो सारे लिखने को आ जाते हैं। तो एक बार शुक्रसार पुरुष में अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप श्लोक याद नहीं कर सकते हैं तो आपको शुक्रसार पुरुष के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अर्थात यहाँ पर बताया ना, शुक्रसार पुरुष सौम्य प्रकृति एवं सुंदर दृष्टि वाले होते हैं। इनकी आंखें दूध के समान श्वेत होती हैं तथा ये व्यक्ति प्रसन्न मन वाले होते हैं। इनके दांत स्निग्ध, गोल, दृढ़ और अच्छी प्रकार जुड़े हुए होते हैं। अर्थात दांतों के अग्रभाग बराबर होते हैं, वर्ण स्वर प्रसन्न स्निग्ध होते हैं, त्वचा पर विशेष चमक होती है और नितंब उभरे हुए होते हैं। ये व्यक्ति स्त्रियों के प्रिय होते हैं और उनका अधिक उपभोग करने वाले, उपभोग बोले तो जो सहवास करते हैं वाले शक्ति संपन्न होते हैं, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य एवं सम्मान के पात्र होते हैं, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है ये वाला पूरा, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना और आराम से ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा शुक्र क्षय, ठीक है। तो अगर हम शुक्र क्षय में देखेंगे तो शुक्र का क्षय क्यों होता है और कैसे होता है, तो उसमें आपको ये श्लोक याद कर लेना। ये श्लोक आपको याद करना ही पड़ेगा। दौर्बल्य मुख शोषांशा पांडित्व सदनम शर्मा क्लव्यम शुक्र अवशर्वाश क्षण शुक्र लक्षणम की। अगर शुक्र का क्षय होगा तो दुर्बलता आ जाएगी, मुख सूख जाएगा, पांडित्व बॉडी पीली पड़ जाएगी, सदनम मतलब अंगों में ढीलापन जैसे ढिल्ले मिल हो जाएगा और थकान सी हो गई उसमें, जैसे ये बताया ना यहाँ पर श्रम, ठीक है। क्लव्यम वही इंपॉर्टेंसी मीन्स नपुंसकता, और शुक्र अवशर्वा क्षण शुक्र लक्षणम, तो ये सारे हमारे शुक्र के लक्षण है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सारा बताया गया है ना, शरीर में दुर्बलता, मुख सूख, शरीर में पांडुवर्ण मतलब पीला हो जाती है, बॉडी पीली पड़ जाती है, अंगों में अवसाद मतलब थकान, और श्रम वही थकावट, अल्प परिश्रम से ही थक जाना। क्लैब्यम वही इंपॉर्टेंसी, जैसे मैंने बताया था नपुंसकता, और मैथुन के समय शुक्र का श्राव नहीं होना। जब बॉडी में शुक्र ही नहीं होगा, शुक्र का क्षय हो रखा है, तो ओबियस है कि बॉडी से शुक्र का श्राव नहीं होगा, ठीक है। ये देख लेना इसमें, अगर आप चाहते हैं तो ये श्लोक याद कर लेना, जो आपको ईजी लगे, या तो ये कर लेना या फिर ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें यहाँ पर शुक्र की वृद्धि। शुक्र की वृद्धि में छोटा सा श्लोक है हमारा शुक्र वृद्धि में कि
शुक्रम शुक्र अश्मरी अति प्रादुर्भाव कि शुक्र धातु की अगर बॉडी में वृद्धि होने पर शुक्र अश्मरी जैसे स्टोन हो जाती है ना, जैसे हमने मूत्र का वेग पढ़ा होगा, ठीक है, तो मूत्र का वेग रोकने से स्टोन हो जाती है, तो उसके उसी तरह से होता है कि अगर हम शुक्र का वेग रोकते हैं और शुक्र की बॉडी में अगर वृद्धि हो जाती है तो शुक्र अश्मरी हो जाती है, कि स्टोन होती है जस्ट क्रिस्टल लाइक, ठीक है। तो शुक्र की अति प्रादुर्भाव होने से 2 लक्षण लिखते हैं, ठीक है, शुक्र अश्मरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें यह बताया कि बढ़ा हुआ शुक्र मैथुन की अति कामना उत्पन्न करता है। अगर बॉडी में शुक्र बढ़ गया है तो मैथुन की अति कामना करेगा। कामना मतलब कि संभोग करने का ज़्यादा उसका मन रहेगा। यदि शुक्र का वेग धारण किया जाए तो शुक्र अश्मरी होने की संभावना होती है। तो मैंने जैसे बताया था, आपने पढ़े होंगे नावेगान धारित वाले की कौन कौन से वेग हमको नहीं रोकना चाहिए, तो उसमें बताया था कि अगर शुक्र का अगर वेग रोकोगे आप तो आपको शुक्र अश्मरी हो जाएगी, ठीक है। अश्मरी वही पतली है। अब ये आ गया हमारा यहाँ पर कि शुक्र प्रदोषज विकार, मतलब शुक्र धातु से में जो होने वाले क्या क्या विकार हैं, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये वाला श्लोक आप श्लोक याद कर सकते हैं। इसमें क्लैब्यम अप्रहर्षम शुक्र अश्मरी शुक्र में शुक्र दोषाश्च तद दोष, मतलब कि शुक्र में जब दोष होगा शुक्र में तुम्हारे में, जैसे शुक्र 6 पड़ा था उसी पर से दूसरे शुक्र का, कि अगर उसमें दोष होगा तो तुम्हें स्टेलिटी आ जाएगी। अप्रहर्ष वही इंपॉर्टेंसी शुक्र स्मरी शुक्र में या शुक्र दोष। तो ये वाला श्लोक याद कर लेना और थोड़ा सा ये वाला आप पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पूरा बता दिया है कि मज्जा एवं शुक्रजनित व्याधियों की चिकित्सा में मधुर एवं तिक्त रसयुक्त अन्नपान वैवाह का मतलब होता है संभोग करना, उचित समय पर मात्रावत संशोधक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही मज्जा एवं शुक्र स्रोतोदृष्टि की चिकित्सा के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो ये मधुर रस तिक्त युक्त अन्नपान और ये सारी चीज़ें करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा शुक्र धातु की महत्ता, क्या इसका शुक्र धातु का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस तो ओबियस आप लोगों ने इतना टॉपिक पढ़ लिया तो आपको पता ही होगा। बाकी इसमें बताया आचार्य चरक के अनुसार कि आहार का परम सार क्या है, हमारा शुक्र है। जैसे हम खाना खाया और सारे धातु जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो सारे धातुओं के बाद हमारा कौन सा धातु बनता है, शुक्र धातु है। तो इसलिए बोला है कि आहार का जो परम सार है वो शुक्र है। इसलिए अपने शुक्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि ओज हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी हिसाब से हमारा शुक्र भी हमारी बॉडी का बहुत, इसके अच्छे होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी का जो बल है वही शुक्र है। शुक्र के कार्यों का विश्लेषण करने पर गर्भ उत्पादन के साथ साथ धैर्य हर्ष प्रीति आदि मानसिक भावों का समावेश होता है। जैसे धैर्य हर्ष प्रीति, धैर्य हर्ष प्रीति, हर्ष मतलब वही अभी देखा हैप्पीनेस, प्रीति का मतलब भी वही है, और मानसिक भावों का भी समावेश होता है। अर्थात शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से शुक्र धातु महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा होता है शुक्र धातु पूरा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को इधर उधर अपने दोस्तों में फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।